हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को फिर से कंटिन्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करके टैप कर दे ताकि हमारे ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, बिना देरी किए आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पोषण से रिलेटेड विभिन्न कंपटीशन एग्जाम, वनडे एग्जाम, जैसे कि आने वाले समय में ग्रुप 2 पटवारी वर्ग 3 और बहुत सारी एग्जाम्स आने वाली है और जेल प्रहरी की भी एग्जाम आने वाली है। तो उसमें पोषण से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वो सारे क्वेश्चंस की तैयारी मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ना नहीं है, बीच में आपको पूरा वीडियो देखना है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ पोषण के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पोषण क्या होता है। दोस्तों, जो समस्त जीवधारी होते हैं जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो वातावरण में जितने भी जीवधारी होते हैं दोस्तों, वो वातावरण में स्थित पेड़ पौधों और खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उसे पचा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने शरीर की शारीरिक वृद्धि को करते हैं। तो यह प्रक्रम को, इस संपूर्ण प्रक्रम को पोषण कहा जाता है। यानी कि समस्त जीवधारी जो होते हैं वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं और उसे पचाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने शरीर की वृद्धि करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? पोषण कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड एक्वायर टू एनर्जी फ्रॉम द फूड मटेरियल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बैलेंस डाइट के बारे में। क्या होता है संतुलित पोषण? दोस्तों, आप लोग जब 8th 9th क्लास में होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी जीवधारी को सभी पोषक तत्व जो होते हैं वो प्रॉपर मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा खा रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो विकृत हो जाएगी, या प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं या वसा ही वसा खा रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी जीवधारी के प्रॉपरली विकास और वृद्धि के लिए और उसे प्रॉपर मात्रा में एनर्जी के लिए सभी प्रकार के पोषक पदार्थों को प्रॉपर मात्रा में, यानी कि बैलेंस डाइट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको संतुलित पोषण के बारे में बताता हूं। दोस्तों, संतुलित पोषण जो होता है वह एक ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। संतुलित पोषण या बैलेंस डाइट कहलाता है। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी जीव की वृद्धि और विकास के लिए कैसा पोषण आवश्यक है? निम्न पोषण, अति पोषण या संतुलित पोषण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस बात को याद रखना है कि संतुलित पोषण इज ऑलवेज बेटर देन अदर्स। इसका मतलब यह है दोस्तों कि संतुलित पोषण या बैलेंस डाइट जो होती है वो सभी जीवों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे तो दोस्तों, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जा सकता है। जैसे पहले के समय में लोग कहते थे कि 1 गिलास दूध पियो हल्दी डाल के तो आपको पूरी ऊर्जा मिल जाती है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दूध में विटामिन सी और आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है। और आपको पता ही होगा कि हमारा जो ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। और विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में होता है, जिसमें कि विटामिन सी जो होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि खट्टे फलों जैसे कि आंवला वगैरह में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि विटामिन जो नींबू का रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 2.2 होता है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए एक और फैक्ट बता दूं दोस्तों कि A7B इसका एक ट्रिक होता है। जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो एसिडिक यानी अम्लीय होते हैं, और ऐसे भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ या द्रव्य जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो बेसिक यानी कि क्षारीय होते हैं। तो दोस्तों, संतुलित पोषण के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। संतुलित पोषण जो होता है ये एक ऐसा पोषण होता है जिसमें सभी पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं और दूध जो होता है वो संपूर्ण पोषक यानी कि बैलेंस डाइट नहीं होता है। यह सिर्फ हमें दूध पीने से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऊर्जा मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होती है और आयरन की मात्रा भी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के जो बैलेंस डाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक जो यंग व्यक्ति होता है उसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर समझे दोस्तों, तो जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसे जो कि सामान्य कार्यों को करता है उसे जो होता है दोस्तों, अन्न की मात्रा 400 ग्राम होती है और दालों की मात्रा 40 ग्राम होती है। पत्तेदार सब्जियां भी 40 ग्राम जरूरत होती है सब्जियां। इसके अलावा दोस्तों उसे दूध 150 ग्राम की जरूरत होती है। इस तरह से होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम महिला की बात करें तो उसे 410 ग्राम
अन्न की आवश्यकता होती है, यानी कि कंपेयर टू पुरुषों में जो है दोस्तों खाद्य पदार्थों की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वह भोजन में 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 50 से 70 ग्राम वसा व अन्य पोषक पदार्थों को होना आवश्यक होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पुरुषों को ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है कंपेयर टू महिलाओं के। लेकिन दोस्तों एक एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को आयरन की मात्रा ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि उनको क्या होता है कि मोनोपाज होता है जो मंथली होता है, जिसके कारण उनके शरीर में ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में एक नोट पॉइंट है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसे हम दोस्तों खाद्य परिरक्षक भी कहते हैं। खाद्य परिरक्षक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए किस रासायनिक पदार्थ की जरूरत होती है, तो दोस्तों उसे सोडियम बेंजोएट कहा जाता है। कभी कभी सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों सोडियम बेंजोएट का सूत्र जो होता है वो होता है C6H5COONA। तो C6H5COO ये बेंजोएट का रासायनिक सूत्र होता है और सोडियम उसमें जुड़ जाता है, सोडियम लवण। तो दोस्तों इस तरह से सोडियम बेंजोएट जो होता है ये खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ये उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है, जिससे क्या होता है हमारा भोज्य पदार्थ कई दिनों तक सुरक्षित रहता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो पैकेट्स में पॉलीथीन में आप जो बहुत सारे चिप्स खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं या फिर आप कुरकुरे खाते हैं, तो वो सभी जो होते हैं उसमें सोडियम बेंजोएट की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है और उसके बाद उसकी पैकिंग कर दी जाती है, जिसके कारण उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। इसके अलावा दोस्तों खाद्य परिरक्षण का एक सबसे आसान और सरल तरीका है कि आप जो है अपने भोज्य पदार्थ को फ्रिज में रख दीजिए, तो उसमें जो है वो उसके खराब होने की संभावना कम हो जाती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कम टेम्परेचर पर जीवाणु और वो जो अन्य चीज़ होते हैं जो भोजन को खराब करते हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं, वो आपके भोजन को स्पॉइल होने से बचाते हैं, सड़ने से बचाते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट यानी खाद्य परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे भोजन और उसके अवयव। दोस्तों भोजन जो होता है बैलेंस डाइट के रूप में हमें लेना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है दोस्तों, भारत सरकार भी जो है वो कुपोषित और गरीब बच्चों के लिए देश में अनेकों योजनाएं चला रही है, जैसे कि हमारे देश में आंगनबाड़ी है और मिड डे मील योजनाएं हैं। ये सारी योजनाएं जो है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों को उचित मात्रा में पोषक पदार्थों को दिलाने के लिए है, जिससे कि बच्चों का समुचित विकास हो। और दोस्तों अगर हम एक ही पदार्थ को ज़्यादा मात्रा में खाएं, एक ही खाद्य पदार्थ को, तो उससे हमारे शरीर का जो डाइट है वो बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर हम चिकन ही चिकन खा रहे हैं रोज और हम हरी सब्जियां नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अंडे खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, या अगर हम वसा तेलीय युक्त भोजन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं या गेहूं नहीं खा रहे हैं, तो दोस्तों उससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें सभी प्रकार के पोषक पदार्थों को यानी हरे अंकुरित अनाज और दुनिया भर की चीज़ें जो भी होता है उन सभी चीज़ों को हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए काफी लाभप्रद होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे भोजन और उसके अवयव। तो भोजन वे पोषक पदार्थ हैं जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और उत्कों की टूट फूट व मरम्मत करने के लिए, वे विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम करने के लिए ग्रहण करता है। तो दोस्तों पोषक पदार्थ जो होते हैं वो भोजन के अंतर्गत वे पदार्थ होते हैं जो जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर हमने दोस्तों एक गिलास अगर गन्ने का जूस पी लिया तो उससे हमें ताजगी आ जाती है और हमें उत्साह आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों वो हमारी वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं। जैसे कि जिन लोगों की सर्जरी होती है या जिन लोगों का माइनर ऑपरेशन होता है उन लोगों को अंडे खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है दोस्तों, जो शरीर के ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए काफी यूजफुल होता है। जिससे क्या होता है कि आपके घाव जो है वो जल्दी भरने लगते हैं और आपके जो टाके हैं वो जल्दी पकते नहीं और जल्दी रिपेयर हो जाते हैं और फिर आप टाके को खोल करके अपने जीवन को पहले की तरह जी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम करने के लिए और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी हमारे पोषक पदार्थ काफी आवश्यक होते हैं। जैसे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपको बढ़ाना है तो आपको सभी प्रकार के पोषक पदार्थों को लेना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हमें विभिन्न प्रकार के मौसमी फ्रूट्स भी खाना चाहिए। जैसे कि अभी के समय में जो है सर्दी की ऋतुओं में जाम होता है, इसके अलावा फिर गर्मियों के दिनों में आम आता है, इसके अलावा केले, अंगूर, ये सभी चीज़ें जो होते हैं दोस्तों, संतरा, मौसम्बी, ये सभी चीज़ें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी मजबूत बनाते हैं। इस तरह दोस्तों हमें समय समय पर इस प्रकार के फ्रूट्स को भी खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भोज्य पदार्थों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। देयर आर मेनली थ्री कैटेगरीज ऑफ द फूड्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा भोजन।
भोजन जो होता है मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ जो होते हैं इसमें सबसे पहला स्थान जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का आता है, इसके बाद में प्रोटीन, फिर वसा और इसके बाद में सारे पोषक पदार्थ आते हैं दोस्तों। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ जो होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ जो होते हैं इनकी कैटेगरीज अलग ही होती है। इसके अलावा शरीर का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ जो होते हैं इनकी कैटेगरीज अलग ही होती है। इसमें प्रोटीन प्रदान करने वाले विभिन्न भोज्य पदार्थ जैसे कि दोस्तों चना दाल, दालें और अंडा, ये जो होते हैं शरीर का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, चिकन वगैरह। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। तो प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ विभिन्न प्रकार के हरे साग सब्जी, फल फूल और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं दोस्तों, ये प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे मानव शरीर में कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ के रूप में हम सर्वाधिक किसे ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक हम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा शरीर के टूट फूट और मरम्मत के लिए सर्वाधिक जो एप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट होता है दोस्तों वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन युक्त भोजन होता है, जैसे कि दालें, अंडे और बहुत सारे ऐसे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ, तो इसमें विभिन्न प्रकार के फल फूल आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और विटामिन भी होते हैं दोस्तों। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि पुरुष को ज़्यादा खाद्य पदार्थ या ऊर्जा की आवश्यकता होती है महिला को। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो पुरुषों का शरीर होता है उनका शरीर ही ऐसा होता है कि वो ज़्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं और ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं। दिन भर बाहर जाते हैं तो बाहर की भी दुनिया को संभालते हैं और घर के भी कार्य उनको सारे आते हैं। लेकिन महिला जो होती है दोस्तों वो घर में खाना बनाती है। हालांकि वर्तमान समय में कामकाजी महिलाएं भी कार्य करती है, लेकिन वो उतना काम नहीं कर सकती जितना पुरुष कर सकता है, क्योंकि पुरुष की शारीरिक बनावट ही ऐसी होती है। लेकिन महिला जो होती है दोस्तों उसका जो शारीरिक अंग होता है वो काफ़ी यानी कमज़ोर होती है, मतलब क्योंकि महिलाएं जो होती है वो मतलब प्रजनन का कार्य भी करती है और बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस होते हैं जिनके कारण महिलाएं जो होती है उन्हें उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है कंपेयर टू एक मेल के दोस्तों। तो दोनों भी एक दूसरे से कम ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अगर ऊर्जा की बात करें तो पुरुषों को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे हल्का कार्य करने वाले जो पुरुष होते हैं उन्हें 2000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन स्त्री जो होती है दोस्तों उन्हें 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है कार्य करने की प्रकृति के आधार पर। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ महिलाओं को हल्का कार्य करने वाली स्त्रियों को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उनका शरीर जो होता है उनके शरीर में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी उनको ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में आपको पता ही है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 8 घंटा कार्य करने वाले। तो 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुषों को 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर वो महिला है तो उसे 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कठिन परिश्रम करने वाले। तो कठिन परिश्रम करने वाले 3600 कैलोरी ऊर्जा पुरुषों को आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों स्त्रियों को 3000, यानी पुरुषों को कंपेयर टू स्त्रियों के सामान्यतः अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों एक टेबल के ऊपर। तो इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है, स्टैटिस्टिकल डेटा है जो इसको आपको ब्रेन में फिट कर लेना है और इसे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा खाद्य पदार्थ, अन्न यानी गेहूं और चावल, यानी व्हीट एंड पैडी यानी कि राइस पैडी एंड राइस एंड व्हीट। तो दोस्तों सामान्य पुरुष जो होता है उसे 400, 500 और मध्यम पुरुष जो होता है उसे 520 और कठोर परिश्रम करने वाले जो होते हैं उन्हें 670 ग्राम यानी कि खाद्य पदार्थ अन्न की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों जो वयस्क महिला होती है इसे 410, 440 और 575 ग्राम चावल की आवश्यकता होती है। और बच्चे जो होते हैं दोस्तों जो 1 से 3 साल के होते हैं इन्हें भी पुरुषों को कम आवश्यकता होती है, लेकिन महिला जो होती है दोस्तों उसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों देखिए दाल जो होती है, दाल जो होती है, अब हम बात करते हैं दोस्तों सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अब हम सामान्य का पूछा जाता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कि सामान्य व्यक्ति जो होता है दोस्तों, सामान्य वयस्क पुरुष जो होता है उसे 40 ग्राम दाल की जरूरत होती है, तो महिला को भी 40 ग्राम दाल की जरूरत होती है। पत्तेदार सब्जियाँ अगर पुरुष को 40 ग्राम चाहिए तो महिला को भी 40 ग्राम चाहिए। महिला को जो होती है दोस्तों सब्जियों में 40 पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम, यानी महिलाओं को पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाना चाहिए दोस्तों। दूध में अगर हम बात करें तो दूध जो होता है वो
150 ग्राम पुरुष को चाहिए, महिला को 100 ग्राम चाहिए ओनली। इसके अलावा कंदमूल पुरुष को 50 ग्राम चाहिए, महिला को 50 ग्राम चाहिए। गुड़ शक्कर पुरुष को 30 ग्राम, महिला को 20 ग्राम। इसके अलावा वसा जो है दोस्तों, वसा यानी कि तेल, तो तेल जो होता है दोस्तों ये महिला को, पुरुष को अगर 40 ग्राम चाहिए तो महिला को 20 ग्राम चाहिए। तो दोस्तों ऐसे कंपेयर अगर आप इस टेबल को करेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आप ये पाएंगे, ये निष्कर्ष निकालेंगे, ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे आप दोस्तों कि महिला को कंपेयर टू पुरुष के थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों जो 16 से 18 साल की जो लड़कियां होती है, बालिकाएं जो होती है दोस्तों, इन्हें जो है लगभग पुरुषों के बराबर ही, यानी कि 16 से 18 साल के लड़के के बराबर ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि महिलाओं का जो विकास होता है दोस्तों वो प्रौढ़ावस्था में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो लड़कियों का विकास जो है वो हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या होता है कि शुरुआती दौरों में ज़्यादा होता है। जैसे 12 से 14 साल, 16-17 साल तक के महिलाओं का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन पुरुषों का विकास जो है वो 18 साल के बाद में स्टार्ट होता है, क्योंकि उनमें जो लैंगिक गुण है वो बाद में आते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जो अगर हम बात करें कंपेरेटिवली तो 16 से 17 साल की जो लड़की है उसे जितनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी लड़के को नहीं होती है। लेकिन जब 18 साल का हो जाता है लड़का तो फिर उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है और लड़की को धीरे धीरे रेशियो कम होता जाता है। इस तरह से होता है दोस्तों, कॉमनली चीज़ें हैं ये। इसके बाद में एक नोट पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान से देखना है। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? तो दोस्तों भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। तो दोस्तों आपने लैक्टोबैसिलस के बारे में सुना होगा। लैक्टोबैसिलस जो होता है ये दूध को दही में बदलता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये जो लैक्टोबैसिलस है यही भोजन विषाक्तता का कारण होता है, जो पुरुषों में आहार नाल में पाया जाता है तथा यह दूध को दही में बदलता है। तो कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु होता है। तो दोस्तों यह जो होता है इसका जो आकार होता है दंड या रॉड के जैसा होता है। इसे आप सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो ये रॉड या दंड की तरह दिखाई देता है, लेकिन यह जो होता है दूध से दही बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा दोस्तों लैक्टोबैसिलस के ऊपर में कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह दूध से दही बनाने में काफ़ी मददगार होता है। यह एक प्रकार का जीवाणु होता है और यह मनुष्य के मानवों के आहार नाल में पाया जाता है, यानी कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो हमारे पेट में आमाशय तक जो भोजन जाता है वहीं पर ये लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ये भोजन के अपघटन में मदद करता है, यानी भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा ये पोषण का वीडियो कंप्लीट हुआ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको देने वाला हूँ, तो और भी फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, और बने रहिएगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज छूट गई थी, ये टेबल जो है ये छूट गई थी। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान भारत के हैदराबाद में है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, आपको पता होगा। और आंध्र प्रदेश की दो राजधानी है, हैदराबाद और अमरावती। तो दोस्तों हैदराबाद में ही राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये हैदराबाद जो है ये पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन अब ये तेलंगाना की राजधानी बन चुकी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो चुकी है। तो इस तरह दोस्तों राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में है और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये मैसूर में है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ये लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है दोस्तों। तो इस तरह से मेरा पोषण का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तो बने रहे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज दोस्तों।